Hello everyone, this is CA Keval Mutta, and now we are going to start with the new chapter, that is appeals and revision. Okay. अभी अपील का एक बेसिक मीनिंग बताया तो अपील का जो राइट है, ठीक है, वो डिपार्टमेंट के पास भी है एंड वो असेसी के पास भी है। तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया रहेगा, उसके अगेंस्ट अगर मुझे कुछ डाउट है या फिर मुझे कुछ क्वेश्चन है या फिर मैं एग्रीव्ड हूँ, मतलब मैं नाखुश हूँ, तो यहाँ पर जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर रहेगा उसके अगेंस्ट हम लोग अपील फाइल कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर करना है वो पूरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तो अपील फाइलिंग पॉसिबल है, इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट अवेलेबल विथ असेसी एज वेल एज डिपार्टमेंट। ओके, अब ये पूरा फ्लो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, हियर इट इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करता है? ऑर्डर पास करता है। ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल टू पास ऑर्डर। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो भी ऑर्डर पास किया रहेगा, अगर असेसी एग्रीव्ड है तो वो अपील कर सकता है, या फिर अगर डिपार्टमेंट एग्रीड है तो वो भी अपील फाइल कर सकता है। सो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी पर्सन, चाहे असेसी हो या फिर डिपार्टमेंट हो, कहाँ पर अपील कर सकते हैं? वो लोग अपील कर सकते हैं एट अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, अपीलेट अथॉरिटी के पास वो लोग क्या कर सकते हैं? अपील फाइल कर सकते हैं। अपीलेट अथॉरिटी और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी बात एक ही है, ठीक है, बोथ आर सेम। अभी अपीलेट अथॉरिटी से हम लोग अगर हार गए, ठीक है, इफ वी आर फाइटिंग एट अपीलेट अथॉरिटी लेवल, एंड अगर अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया which is not in the favor of assessee. So what assessee will do? Assessee has to go further to the GST 80। ओके, ऑब्वियसली वो GST 80 के पास जाएगा। ऊपर का लेवल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं GST अपीलेट ट्रिब्यूनल। क्लियर है? अभी GST 80 के ना दो ब्रांचेस है। GST 80 हैज टू ब्रांचेस। सबसे पहला ब्रांच होता है नेशनल बेंच और रीजनल बेंच, एंड सेकंड ब्रांच इज स्टेट बेंच और एरिया बेंच। ठीक है, दोनों ब्रांचेस हैं। अगर अपीलेट अथॉरिटी ने जो भी ऑर्डर पास किया है उस ऑर्डर में इफ देर इज अ इशू ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, मतलब हम लोग का जो भी मैटर्स है, इफ दे आर रिलेटिंग टू प्लेस ऑफ सप्लाई, देन दे वुड बी अपीलेबल एट नेशनल बेंच और रीजनल बेंच। क्लियर? व्हाई दिस सो? बिकॉज नेशनल बेंच इज फ्रॉम अ नेशनल लेवल। तो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर है, ओके, इफ वन ऑफ द इशू इफ वन ऑफ द इशू इज प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर्स, देन हम कहाँ पर जाएंगे? नेशनल बेंच। क्योंकि नेशनल बेंच एक ओवरऑल लेवल पे काम कर रहा है, मैक्रो लेवल पर। अगर स्टेट बेंच के पास बेचा, मतलब ये ऑर्डर को भेजा, तो क्या हो जाएगा? हर स्टेट बोलेगा मेरा स्टेट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, तो बेटर क्या है? नेशनल बेंच के पास भेजो। समझ में आया पॉइंट? ठीक है। इफ द मैटर इज रिलेटिंग टू अदर देन इफ मैटर इज रिलेटिंग टू अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई, इफ मैटर इज रिलेटिंग टू अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई, देन इन दैट केस ये कहाँ पर रहेगा? स्टेट बेंच और एरिया बेंच के पास रहेगा। समझ में आया? यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा? अपील फाइल करना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? अगर हम लोग स्टेट बेंच या फिर एरिया बेंच के ऑर्डर से एग्रीव्ड रहे, ओके, हम नेशनल बेंच नहीं, स्टेट बेंच, सॉरी, स्टेट बेंच और एरिया बेंच, इन लोग के ऑर्डर से अगर एग्रीव्ड रहे, तो हम लोग कहाँ पर अपील फाइल करेंगे? हाई कोर्ट में। इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन इज it should be having substantial question of law, it should be having substantial question of law, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब होता है कि आपके पास बिल है क्या, आपके पास ई इनवॉइस है क्या, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है क्या, तो ये सब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ रहेगा कि इंटरप्रिटेशन इश्यूज है, तो उसी केस में हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। समझ में? तो GST 80 से अगर हम हार गए तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, लेकिन कौन से बेंच से हारे तो हाई कोर्ट में जाएंगे? आंसर इज स्टेट बेंच और एरिया बेंच। गेटिंग द पॉइंट? ठीक। अगर हाई कोर्ट से हारे तो हम जाएंगे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपको हाई कोर्ट ने सर्टिफाई करना चाहिए कि दिस केस इज फिट फॉर अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, HC शुड सर्टिफाई, HC दैट इज हाई कोर्ट शुड सर्टिफाई। ओके, अभी यहाँ पर आते हैं नेशनल बेंच। अगर नेशनल बेंच का कोई ऑर्डर है, ओके, तो नेशनल बेंच का अगर ऑर्डर है
तो ये जो ऑर्डर होगा, ये नेशनल बेंच ने पास किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर हाई कोर्ट में अपील नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि मैटर कौन सा है? मैटर प्लेस ऑफ सप्लाई का। ओके, मैटर प्लेस ऑफ सप्लाई का है। तो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर है और हम लोगों ने हाई कोर्ट में दे दिया, तो क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट बोलेगा मेरा स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो हम लोग नेशनल बेंच और रीजनल बेंच का जो भी ऑर्डर रहेगा, इसके अगेंस्ट हम लोग अपील फाइल करेंगे डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। पॉइंट समझ में आया? तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो भी ऑर्डर रहेगा, उसके अगेंस्ट अपील होगा अपील अथॉरिटी में। अपील अथॉरिटी से हार गए, ओके, एंड हमको और अपील आगे करना है। प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू रहेगा GST 80 नेशनल बेंच रीजनल बेंच। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू नहीं रहेगा, स्टेट बेंच एरिया बेंच। अगर स्टेट बेंच एरिया बेंच से हार गए, तो फिर हम लोग जाएंगे हाई कोर्ट के पास, प्रोवाइडेड इट इज हैविंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। समझ में? एंड अगर हाई कोर्ट से हार गए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट, प्रोवाइडेड हाई कोर्ट शुड सर्टिफाई। समझ में? अभी ये नेशनल बेंच के थ्रू जाते हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, हम जाएंगे अपीलेट अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर है, तो जाएंगे नेशनल बेंच और रीजनल बेंच। एंड अगर नेशनल बेंच रीजनल बेंच के ऑर्डर से हम लोग एग्रीव्ड है, हम लोग डायरेक्टली जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब सुनो, अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील फाइल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहला पॉइंट, appeal should be filed within 3 months from the communication of adjudicating authorities order and 1 month extension is possible. ओके, असेसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। असेसी के बारे में बात हो रही है। असेसी को जब भी ऑर्डर मिलेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर जब भी मिलेगा, ओके, मिलने के 3 महीने में क्या करना है? अपील फाइल करना है। 1 मंथ कंडोनेशन ऑफ डिले एक्सटेंशन इज पॉसिबल। समझ में आया? ओके, अगर डिपार्टमेंट को अपील करना है, ठीक है, डिपार्टमेंट को अपील करना है, तो उनके लिए 6 मंथ्स का टाइम लिमिट है, एंड 1 मंथ का इनके लिए भी कंडोनेशन ऑफ डिले पॉसिबल है। ओके, डिपार्टमेंट का अपील का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, ओके, जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, या तो सुपरिटेंडेंट या तो AC, DC, JC, एडिशनल कमिश्नर, इन लोग का जो बॉस होता है, वो क्या करता है? अपील फाइल करता है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट को अपील फाइल करने के लिए टाइम लिमिट है 6 मंथ्स, 1 मंथ एक्सटेंशन पॉसिबल। ACC को अपील फाइल करने के लिए 3 मंथ्स एंड 1 मंथ एक्सटेंशन पॉसिबल। अब बात करते हैं प्री डिपॉजिट की। अब प्री डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? अभी आप लोग को मालूम रहेगा कि जब भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर पास हुआ, उसके 3 महीने में अगर हमने ड्यूज का पेमेंट नहीं किया, तो क्या होता है? रिकवरी प्रोसीडिंग्स। तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स ना हो, इसलिए हमने क्या किया? अपील फाइल कर दी। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर डिपार्टमेंट फ्रिवलस अपील, मतलब कि फालतू का टाइम पास अपील को एंटरटेन नहीं करने के लिए एक प्री डिपॉजिट का क्लॉज रखा है। ओके, मतलब एक सर्टन अमाउंट है, वो अमाउंट को आपको पे करना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू कैन अपील। ओके, तो अभी वो अमाउंट कितना है? आंसर इज 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स। ठीक है, ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे हो, तो जो भी डिस्प्यूटेड टैक्स रहेगा, नॉट इंटरेस्ट नॉट पेनल्टी, डिस्प्यूटेड जो भी टैक्स रहेगा, उसका 10% आपको प्री डिपॉजिट पे करना है। ठीक है, आपको प्री डिपॉजिट पे करना है। समझ में? एंड दिस प्री डिपॉजिट ऑफ 10% कैनॉट एक्सीड, कैनॉट एक्सीड 25 CR CGST, 25 CR SGST, और 50 CR IGST। समझ में? अभी डिस्प्यूटेड टैक्स का हम लोग 10% तो पे कर रहे हैं इन द नेम ऑफ प्री डिपॉजिट। उसके साथ साथ और कुछ पे करना पड़ेगा सर? यस, और भी कुछ पे करना पड़ेगा, दैट इज जितना भी आपका अनडिस्प्यूटेड डिमांड रहेगा, ठीक है, अनडिस्प्यूटेड टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, जितना भी अनडिस्प्यूटेड टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी रहेगा, वो पूरा का पूरा आपको पे करना पड़ेगा। ओके, डिस्प्यूटेड का 10%, अनडिस्प्यूटेड पूरा पूरा, डिस्प्यूटेड का टैक्स का 10%, अनडिस्प्यूटेड टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पूरा पूरा। समझ में आया पॉइंट? ओके, अभी डिपार्टमेंट जब अपील फाइल करेगा, तब उनको कितना प्री डिपॉजिट है? आंसर इज 0। उनको कोई प्री डिपॉजिट पे नहीं करना है। समझ में आया? ठीक है, अभी अपीलेट अथॉरिटी के पास
ये ऑर्डर मतलब ये अपील आ चुका है, ठीक है, अपील आ चुका है, शायद असेसी ने किया हो या डिपार्टमेंट ने किया, दोनों में से किसी ने भी अपील फाइल किया। अब ये जो भी अपील फाइल हुआ है, ये अपील को डिस्पोज ऑफ करने का जो टाइम लिमिट है, ठीक है, अपील को डिस्पोज ऑफ करने का टाइम लिमिट है, दैट टाइम लिमिट इज 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। मतलब जब भी अपील आपने फाइल किया है उसके 1 साल में आपको डिसीजन मालूम पड़ेगा, किसका? अपीलेट अथॉरिटी का। एंड दिस 1 ईयर टाइम लिमिट इज एडवाइजरी टाइम लिमिट, ठीक है, दिस इज एडवाइजरी टाइम लिमिट। मतलब इससे इससे लेट होएगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एडवाइजरी टाइम लिमिट, समझ में? ओके। अभी अपीलेट अथॉरिटी जो भी ऑर्डर पास करेगा, ओके, उसके अगेंस्ट हम लोग अपना जीएसटीएटी में जाएंगे। अभी अपीलेट अथॉरिटी कैन नॉट रिमांड बैक केस, ओके, कैन नॉट रिमांड बैक द केस टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। रिमांड बैक करना मतलब फ्रेश एडजुडिकेशन के लिए, ये वापस से फ्रेश एडजुडिकेशन के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को वापस से नहीं दे सकता है, ओके। तो अपीलेट अथॉरिटी हैज नो पावर टू रिमांड बैक द केस बैक टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, समझ में? ओके। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्री डिपॉजिट का पेमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ रिफंड। मतलब रिफंड का अगर केस है आपका, तो उसमें प्री डिपॉजिट भरने की जरूरत नहीं है असेसी को, क्लियर है? क्योंकि जब आप रिफंड के लिए लड़ रहे हो तो डिपार्टमेंट का नुकसान तो कुछ नहीं, डिपार्टमेंट को तो फायदा है, आप लड़ रहे हो उतना और लेट हो रहा है, तो रिफंड के लिए कोई प्री डिपॉजिट नहीं भरना है, समझ में आया? ओके। अगर प्री डिपॉजिट हमने पे किया एंड हमको हमारे फेवर में केस आया, ठीक है, अपीलेट अथॉरिटी से, ओके, एंड डिपार्टमेंट फर्दर अपील नहीं फाइल कर रहा है, तो यहाँ पर जो भी प्री डिपॉजिट हमने पे किया है वो हम लोग को वापस मिलेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ प्री डिपॉजिट टिल द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड, ओके। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अगर हम लोग केस जीत जाते हैं तो हम लोग को प्री डिपॉजिट का रिफंड मिलेगा, प्री डिपॉजिट का हम लोग को क्या मिलेगा? रिफंड मिलेगा विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेट 6%, कब से कब तक? डेट ऑफ पेमेंट टिल डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड। क्लियर पॉइंट्स, एकदम सिंपल, समझ में आ गया? ठीक है, ओके। आगे, अभी हम लोग का फॉर एग्जांपल मैटर अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है, अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अभी हम लोग को कहाँ कहाँ पर जाना पड़ेगा? हम लोग को स्टेट बेंच एरिया बेंच के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, हम लोग को कहाँ पर जाना है? स्टेट बेंच एरिया बेंच के पास जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं असेसी के पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहा हूँ। अब असेसी को स्टेट बेंच एरिया बेंच के पास जाने का टाइम लिमिट कितना है? आंसर इज 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ अपीलेट अथॉरिटीज ऑर्डर। 3 महीने के अंदर अंदर कम्युनिकेशन मतलब मिलने से 3 महीने के अंदर अंदर हमको कहाँ पर जाना है? स्टेट बेंच के पास जाना है, क्लियर है? एंड 3 मंथ्स एक्सटेंशन इज पॉसिबल, 3 मंथ्स एक्सटेंशन इज पॉसिबल, समझ में आया? एंड अगर डिपार्टमेंट को अपील फाइल करना है, ओके, देन टाइम लिमिट इज 6 मंथ्स एंड यहाँ पर लॉ ने कोई एक्सटेंशन नहीं दिया हुआ, ठीक है, आप लोग को शायद चार्ट में दिखेगा +3 मंथ, उसको कट कर लेना, लॉ ने यहाँ पर कोई एक्सटेंशन नहीं दिया हुआ है, तो 6 मंथ्स का टाइम लिमिट है। इफ डिपार्टमेंट इज अग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ अपील अथॉरिटी, then department can file appeal before GST 80 state bench within 6 months from the communication of appellate authorities order without extension। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ गया? ओके। अब प्री डिपॉजिट कितना है? प्री डिपॉजिट कितना है? प्री डिपॉजिट इज 20% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स, ठीक है, सेम 20% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स। तो अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर में जितना डिस्प्यूटेड टैक्स है उसका 20%, ओके। एंड जितना हम लोग एडमिट कर रहे हैं दैट इज अनडिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, वो तो अपने को पूरा पे करना ही है, ओके। अगर हमने पूरा का पूरा चैलेंज किया तो फिर अनडिस्प्यूटेड जीरो हो जाएगा, एंड डिस्प्यूटेड कितना रहेगा? पूरा का पूरा। सो 20% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स हैज टू बी पेड, समझ में आया? अभी ये जो 20% है, दिस 20% कैन नॉट एक्सीड, दिस 20% कैन नॉट एक्सीड 50 crore CGST, 50 crore SGST एंड 100 crore IGST, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अच्छा, अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
जो हमने ऑलरेडी 10% पीछे पे किया है, तो यहाँ पर डिफरेंशियल 10% पे करना है या फिर वापस से 20 पे करना है? आंसर इज वापस से 20% पे करना है। ओके, जब भी आप केस जीत जाओगे ऊपर, तो वहां पर आपको इस प्री डिपॉजिट का रिफंड मिल जाएगा विथ इंटरेस्ट। क्लियर? अगर डिपार्टमेंट अपील फाइल कर रहा है, ओके, तो यहाँ पर कोई भी प्री डिपॉजिट पे करने की जरूरत नहीं है। समझा? ओके। और एक पॉइंट, यहाँ पर अपील फाइल करने का फीस लगता है, ठीक है? यहाँ पर अपील फाइल करने का फीस लगता है, फीस। अपील फाइलिंग फीस वुड बी ₹1000 पर 1 लाख ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स। ओके, जितना भी डिस्प्यूट में टैक्सेस है, वो हर 1 लाख का 1000, मतलब अगर 25 लाख का केस है तो 25,000। एंड मैक्सिमम कितना रहेगा अपील फीस? इट इज सब्जेक्ट टू 25,000। क्लियर है? समझ में आ गया पॉइंट्स? ठीक है। अभी प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर रहेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? नेशनल बेंच, रीजनल बेंच में जाएंगे। सेम टाइम लिमिट, सेम टाइम लिमिट, ठीक है? 3 मंथ्स आरसीसी के लिए, 3 मंथ एक्सटेंशन। डिपार्टमेंट के लिए 6 मंथ्स प्लस एक्सटेंशन 0। प्री डिपॉजिट अमाउंट वुड बी सेम, 20% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स, ओके, प्लस अनडिस्प्यूटेड टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पूरा का पूरा। क्लियर है? ठीक है। अभी जीएसटी एटी के पास पावर होता है टू रिमांड बैक द केस टू अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है? ये लोग क्या कर सकते हैं? अपीलेट अथॉरिटी को या फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को वो लोग केस वापस से दे सकते हैं। समझ में आया? वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये नेशनल बेंच, रीजनल बेंच या फिर स्टेट बेंच, एरिया बेंच है, ठीक है, इन लोग का ना पूरा बेंच रहता है, बेंच ऑफ सर्टन मेंबर्स, टेक्निकल मेंबर, जुडिशियल मेंबर, प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जीएसटीटी अब तक फॉर्म नहीं हुआ है। ओके, तो जब भी प्रेसिडेंट आएगा, ठीक है, जीएसटी एटी का ऑफिस फिल करेगा, उधर से फिर टाइम लिमिट्स ये सब कंसिडर किया जाएगा। ओके, सेकंड पॉइंट, अगर आपके केस में दम नहीं है, दम नहीं है का मतलब, अगर आपके केस में टैक्स का अमाउंट 5 लाख रुपए से कम है, ओके, टैक्स का अमाउंट 5 लाख रुपए से कम है, एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, देन इन दैट केस दिस अपील कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय सिंगल मेंबर, ठीक है? एक मेंबर खुद ही हियरिंग सुन के डिस्पोज ऑफ कर सकता है जीएसटी एटी। क्लियर पॉइंट? ठीक है। आगे, अगर हम लोग जीएसटी एटी के स्टेट बेंच से हार गए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में जाने का टाइम लिमिट इज 180 डेज, 180 डेज फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टेट बेंच और एरिया बेंच। क्लियर है? अभी इसमें कहा जाता है कि जितना भी टैक्स ड्यूज है, सबका सब टैक्स ड्यूज आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोग क्या कर सकते हो? हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हो, ठीक है? और अगर ऑल टैक्स ड्यूज पे करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आप लोग क्या ऑप्टेन करो? यू कैन ऑप्टेन स्टे, यू कैन ऑप्टेन स्टे। क्लियर? एंड हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट आपने अपील फाइल किया, सो फाइलिंग अपील एंड पेमेंट ऑफ प्री डिपॉजिट, दिस इटसेल्फ इज स्टे, इट इज अ डीम्ड स्टे। समझ में? तो स्टेट बेंच, एरिया बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट हम लोग को कितने टाइम में अपील करना है हाई कोर्ट में? विद इन 180 डेज, विद इन 180 डेज। क्लियर? अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जो भी ऑर्डर का अपील होगा, हाई कोर्ट शुड सर्टिफाई, एंड जो भी टाइम लिमिट रहेगा, ओके, इट इज एज पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है? अपने सिलेबस में नहीं। नेशनल बेंच, एरिया बेंच का जो भी ऑर्डर रहेगा, इसके अगेंस्ट हम लोग कहाँ पर जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। समझ में आ गया? क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू है, तो डायरेक्टली सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। क्या टाइम लिमिट रहेगा? ऑब्वियसली कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। समझ में आया? सबका सब टाइम लिमिट अपना हो चुका है। एक बार मैं वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहला, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आपको अपील फाइल करना है, आरसीसी के लिए टाइम लिमिट 3 मंथ्स प्लस एक्सटेंशन 1 मंथ, डिपार्टमेंट के लिए 6 मंथ्स प्लस 1 मंथ, आरसीसी के लिए प्री डिपॉजिट 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स प्लस अनडिस्प्यूटेड टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी। क्लियर? एंड डिपार्टमेंट के लिए देर इज नो प्री डिपॉजिट। आरसीसी के लिए प्री डिपॉजिट ऑफ 10% कैन नॉट एक्सीड 25 CR CGST, 25 CR SGST एंड IGST 50 CR। ओके, अगर हम लोग केस जीत जाते हैं तो प्री डिपॉजिट का हमको रिफंड मिलता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ प्री डिपॉजिट टिल द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड। क्लियर? ओके, आगे, अगर अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से हम लोग एग्रीड है, हम आरसीसी है, तो हम लोग का मैटर अगर अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा तो स्टेट बैंक के पास जाएंगे। इफ प्लेस ऑफ सप्लाई का रहेगा तो नेशनल बैंक के पास। ओके,
अगर हम लोग जा रहे हैं स्टेट बेंच के पास तो कितने टाइम में जाना है? विद इन 3 मंथ्स प्लस एक्सटेंशन 3 मंथ्स पॉसिबल। डिपार्टमेंट के लिए 6 मंथ्स प्लस एक्सटेंशन 0। समझ में आया? प्री डिपॉजिट कितना पे करना है? असेसी के लिए 20% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स, 20% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स प्लस अनडिस्प्यूटेड तो पूरा ही पे करना है। ओके। एंड डिपार्टमेंट के लिए कोई प्री डिपॉजिट नहीं है। यहाँ पर अपील फाइलिंग का फीस लगता है 1000 रुपीज पर 1 लाख रुपीज का डिस्प्यूट। ओके। अगर स्टेट बेंच का ऑर्डर है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे विद इन 180 डेज फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। ठीक है, हम लोग को सारे के सारे टैक्स ड्यूज का पेमेंट करना पड़ेगा। ओके। अगर टैक्स ड्यू पे नहीं कर पा रहे तो स्टे ऑब्टेन करो एंड देन अपील करो। एंड हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट हम कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। कब जाएंगे? जब क्वेश्चन ऑफ लॉ पर परसिस्ट करेगा एंड हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा। अगर नेशनल बेंच में अपील फाइल किया है, इसका नेशनल बेंच का ऑर्डर आया, हम लोग एग्रीड है, कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। टाइम लिमिट अपने सिलेबस में नहीं है। समझ में आ गया पॉइंट? ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जाने के पहले यू हैव टू पे पे ऑल ड्यूज। ठीक है, ऑल ड्यूज आप लोग को पे करना पड़ेगा। ऑल ड्यूज मतलब टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, जितना भी हाई कोर्ट के ऑर्डर में है वो पूरा का पूरा आप लोग को क्या करना है? पे करना है। उसके बाद ही आप लोग जा सकते हैं। आया समझ में? क्लियर है? ठीक। तो अपना पूरा अपील्स हो चुका है। अभी बात कर लेते हैं रिवीजन का। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिवीजन। अभी रिविजनल अथॉरिटी होती कौन है? अगर असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट, इन लोगों ने अगर एडजुडिकेटिंग ऑर्डर पास किया है, ठीक है, एडजुडिकेट अथॉरिटी अगर ये लोग तीनों है, तो रिविजनल अथॉरिटी वुड बी जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर। जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर। एंड अगर जॉइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया है, ओके, देन द रिविजनल अथॉरिटी वुड बी कमिश्नर। क्लियर है? अच्छा, अभी इस पॉइंट के साथ साथ एक बार मैं अपील्स का भी रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर सुपरिटेंडेंट, एसीडीसी, इन लोगों ने अपील फाइल इन लोगों ने ऑर्डर पास की, तो हम लोग अपील कहाँ पर करेंगे? हम लोग अपील करेंगे जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर अपील्स, अपील्स में फाइल करेंगे। ठीक है, अलग से विंग है। अगर जेसी एसी ने ऑर्डर पास किया तो हम लोग कहाँ पे अपील फाइल करेंगे? कमिश्नर अपील्स में हम लोग अपील फाइल करेंगे। आया समझ में? ठीक है। अभी रिवीजन हम लोग कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन पॉसिबल है, ये हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। ओके। अब यहाँ पर कहा जाता है कि जब भी कोई सबॉर्डिनेट ऑफिसर, दैट इज सुपरिटेंडेंट और एसी और डीसी, ठीक है, सुपरिटेंडेंट, एसी, डीसी, अगर ये सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स ने कुछ ऑर्डर ऐसे पास किए हैं विच आर एरोनस, विच आर एरोनस, इलीगल, improper, which are prejudicial to the interest of revenue, in that case the revisional authorities can revise the order passed by adjudicating authority। क्लियर है पॉइंट? अब ध्यान से सुनना। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सुपरिटेंडेंट का एंड एसीडीसी, इन तीनों का बॉस कौन हो गया? जेसीएसी। जेसीएसी का बॉस कौन हो गया? कमिश्नर। ठीक है। और यहाँ पर सुपरिटेंडेंट एसीडीसी के ऑर्डर के अगेंस्ट असेसी एंड डिपार्टमेंट कहाँ अपील करेंगे? जेसीएसी अपील्स। देखने के तो इसका रैंकिंग एंड इसका रैंकिंग, दोनों का रैंकिंग सेम है लेकिन विंग अलग है। ठीक है, टोटल डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर कैसे देखो, ये लोअर अथॉरिटी, ठीक है, ये हायर अथॉरिटी। अभी ऑर्डर रिवाइज कौन कर रहा है? हायर अथॉरिटी। ओके, हायर अथॉरिटी इज रिवाइजिंग द ऑर्डर पास्ड बाय लोअर अथॉरिटी। ओके। एंड यहाँ पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज लोअर अथॉरिटी, उसके ऊपर हम लोग अपील फाइल करने वाले हैं, तो ये अपीलेट अथॉरिटी है। तो यहाँ पर लॉ क्या बोलता है? अगर लोअर अथॉरिटी का ऑर्डर रिवाइज हुआ है बाय द हायर अथॉरिटी, तो ये दोनों सेम रैंकिंग पे है, ये दोनों सेम रैंकिंग पे है। तो जो हायर अथॉरिटी का रिवाइज्ड ऑर्डर होगा, रिवीजन वाला ऑर्डर, उसके अगेंस्ट आप लोग अपीलेट अथॉरिटी में अपील फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि सेम रैंकिंग है। ओके, सेम रैंकिंग है, तो सेम रैंकिंग में हम लोग यहाँ पर अपील फाइल नहीं करेंगे।
हम लोग हायर लेवल पे करेंगे, दैट हायर लेवल वुड बी GST 80 डिपेंडिंग अपॉन प्लेस ऑफ सप्लाई इशू है कि नहीं। क्लियर है। सो रिवीजन अथॉरिटी का जो ऑर्डर रहेगा, इट वुड बी अपीलेबल एट GST 80। समझ में आया? क्योंकि रिवीजन अथॉरिटी का लेवल एंड अपीलेट अथॉरिटी का लेवल, ये दोनों लेवल सेम है, भले डिपार्टमेंट अलग है, लेवल इज सेम। क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब कौन से ऑर्डर्स रिवाइज नहीं हो सकते, ठीक है? ऑर्डर्स विच कैन नॉट बी रिवाइज्ड, ऑर्डर्स विच कैन नॉट बी रिवाइज्ड। कौन से ऑर्डर्स के अगेंस्ट रिवीजन पॉसिबल नहीं है? सबसे पहला, नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स। ठीक है, नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स मतलब जो ऑर्डर्स के अगेंस्ट असेसी अपील ही फाइल नहीं कर सकता है, तो उन ऑर्डर्स को डिपार्टमेंट रिवाइज भी नहीं कर सकता। कौन से ऐसे ऑर्डर्स है जहां पर असेसी अपील फाइल नहीं कर सकता? ओके, और यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 4 ऑर्डर्स है। सबसे पहला, ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग्स फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर। अगर आपका केस शिफ्ट हुआ है फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर, तो यहाँ पर आप डिपार्टमेंट को आप अपील नहीं कर सकते कि भाई मेरा जो केस है वो आप लोगों ने एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर में शिफ्ट क्यों कर दिया। ओके। सेकंड, अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट सीज हुआ है या फिर रिटेन हुआ है, ओके, रजिस्टर रिटेन हुआ है, अकाउंट्स रिटेन हुआ है और अदर डॉक्यूमेंट्स, तो इनकी इस केस में सीजर ऑर्डर के अगेंस्ट आप लोग अपील फाइल नहीं कर सकते। ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मतलब आपका जो सेक्शन 132 एंड 69 उसके हिसाब से अरेस्ट हुआ है, इम्प्रिजनमेंट हुआ है, ठीक है, तो इम्प्रिजनमेंट हुआ है तो आप अपील फाइल करके ये नहीं कह सकते कि मेरा इम्प्रिजनमेंट कम कर दो, ठीक है, मेरा प्रोसिक्यूशन आप घटा दो, ये आप अपील फाइल नहीं कर सकते। क्लियर। एंड इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी, अगर डिपार्टमेंट में आपने सेक्शन 80 के हिसाब से इंस्टॉलमेंट के लिए अप्लाई किया, 24 इंस्टॉलमेंट्स, ओके, आपने इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी के लिए अप्लाई किया, बट इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी रिजेक्ट किया, तो इस रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल नहीं कर सकते। समझ में आया? ओके। सेकंड, सेकंड, ऑर्डर्स विच आर विच आर पेंडिंग, ऑर्डर्स विच आर पेंडिंग एट अपीलेट अथॉरिटी लेवल और ट्रिब्यूनल लेवल, ठीक है, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, जो भी लेवल्स, हायर लेवल्स पे जो भी ऑर्डर्स पेंडिंग है, उस पेंडिंग ऑर्डर्स के अगेंस्ट आप लोग रिवीजन नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड वो मैटर्स रेज्ड एंड डिसाइडेड हो गए। ओके, मतलब एक एग्जांपल लेता हूँ। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एक ऑर्डर पास किया, ओके, एक ऑर्डर पास किया जिसमें 4 मैटर्स थे। एक, वैल्यू ऑफ सप्लाई मैंने कम दिखाया। एक, आरसीएम का लायबिलिटी मैंने पे नहीं किया। एक, मैंने सप्लाई शो नहीं किया, ओके, मैंने सप्लाई शो नहीं किया। एंड मैंने आईटीसी का क्लेम ज़्यादा किया। ठीक है, ये 4 मैटर्स। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने ये 2 मैटर्स मैंने क्या किया, एक्सेप्ट किया। आई हैव एक्सेप्टेड दिस 2 मैटर्स फ्रॉम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर एंड आई हैव फाइल्ड अपील। आई हैव फाइल्ड अपील ऑन दिस 2 मैटर्स। तो यहाँ पर जो मैटर के सामने अपील जा चुका है, ये दोनों मैटर्स कैन नॉट बी रिवाइज, दिस मैटर्स कैन नॉट बी रिवाइज्ड। क्लियर है? अभी क्या रिवाइज कर सकता है रिविजनल अथॉरिटी? दिस मैटर्स कैन बी रिवाइज्ड, ये मैटर्स रिवाइज हो सकते हैं। समझ में आया? ओके, आगे। ओके, थर्ड पॉइंट, मेरे को एक बात बताओ, डिपार्टमेंट को अपील फाइल करने का टाइम लिमिट कितना है? डिपार्टमेंट को अपील फाइल करने का टाइम लिमिट इज 6 मंथ्स। क्लियर है? 6 मंथ्स। भाई फॉर एग्जाम्पल एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, ओके, से 16 सितंबर 2024, इस दिन को एक ऑर्डर पास किया, ओके। अब डिपार्टमेंट को ये ऑर्डर किसके फेवर में रहेगा? ये हो सकता है असेसी के फेवर में ही हो, ओके, असेसी के फेवर में हो ये ऑर्डर, तब जाके डिपार्टमेंट अपील फाइल कर रहा है। तो डिपार्टमेंट के पास कितना टाइम है अपील फाइल करने का? कहने से 6 मंथ्स है। तो 16 मार्च 2023, और यू कैन से 15 मार्च, ओके, 6 मंथ्स का एंड डेट इज 15 मार्च, 15 मार्च 2023, दिस इज द लास्ट डेट टू फाइल अपील बाय डिपार्टमेंट, ओके।
अब डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, दैट इज लॉ क्या बोल रहा है, लॉ सेज दैट जो ऑर्डर रिवाइज होना है वो मतलब क्या टाइम लिमिट के अंदर वो रिवाइज रिवीजन के लिए पिकअप करना है। ओके, सो आंसर इज 15 मार्च के बाद रिवीजन के लिए वो मैटर लिया जा सकता है। ठीक है, 15 मार्च के बाद मतलब इस पीरियड के दरमियान नो रिवीजन पॉसिबल, इस पीरियड के दरमियान नो रिवीजन पॉसिबल, लेकिन रिवीजन यहाँ पर पॉसिबल है, दैट इज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स टाइम लिमिट। ओके, लेकिन कब तक पॉसिबल है, आंसर इज यहाँ से लेकर के 3 साल, ठीक है, 3 इयर्स के अंदर अंदर। कौन सा डेट आ रहा है, 15 सितंबर 2027। ठीक है, तो इस पीरियड तक क्या हो जाएगा, इस पीरियड तक रिवीजन हो जाना चाहिए। ओके, तो रिवीजन के लिए जो भी आप ऑर्डर ले रहे हो वो ऑर्डर ऑर्डर पास होने के से 6 महीना एक्सपायर हो चुका होना चाहिए एंड 3 साल एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ही क्या हो सकता है, रिवीजन हो सकता है। समझा? नेक्स्ट, जो मैटर ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है। ओके, पॉइंट नंबर 4 एंड 5 ये दोनों मैं साथ में बता रहा हूँ। एग्जाम्पल, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो ऑर्डर, ओके, ये ऑर्डर को रिवाइज कर दिया गया है। ठीक है, ये ऑर्डर को रिवाइज कर दिया। ओके, समझो 3 मैटर थे, 2 मैटर रिवाइज कर दिया गया। अब यहाँ पर एक मैटर बचा हुआ है। अगर अगर ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिवीजन के लिए ऑलरेडी जा चुका है, ऑलरेडी जा चुका है, तो यहाँ पर जो बचा हुआ एक मैटर है इसके अगेंस्ट रिवीजन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नाउ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज ऑर्डर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज ऑर्डर कैन नॉट बी रिवाइज्ड। समझ में आया पॉइंट? क्योंकि एक बार अगर आप लोगों ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर रिवीजन के लिए ले लिया तो जो बचा हुआ जो भी मैटर है वो लैप्स हो जाएगा, आप लोग इसको रिवीजन नहीं कर सकते। समझा? अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कन्वर्ट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो ऑर्डर है वो कन्वर्ट होके क्या बन गया, रिविजनल ऑर्डर। अब जो रिविजनल ऑर्डर है ये रिविजनल ऑर्डर को भी रिवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, रिवीजन इज नॉट पॉसिबल, मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर भी रिवाइज नहीं कर सकते, या फिर एक बार जो रिवीजन अथॉरिटी का ऑर्डर आ चुका है तो उस रिवाइज्ड ऑर्डर को भी आप लोग नहीं कर सकते रिवाइज। क्लियर है पॉइंट? तो अपना ये पूरा हो गया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द टाइम लिमिट टू पास द रिवीजन ऑर्डर। ठीक है, रिवीजन ऑर्डर को पास करने का टाइम लिमिट, टाइम लिमिट टू पास रिवाइज्ड ऑर्डर, टाइम लिमिट टू पास रिवाइज्ड ऑर्डर। एक एग्जांपल लेता हूँ, 16 सितंबर 2024। इस दिन पर क्या हुआ था, इस दिन पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एक ऑर्डर पास किया। ओके, अब मैं यहाँ पर अपील में गया हूँ, मैं यहाँ पर अपील में गया हूँ फॉर दैट 2 मैटर्स। ओके, उन 2 मैटर के लिए मैं क्या किधर गया हूँ, अपील में गया हूँ। अभी क्या होगा, ये 2 मैटर के लिए मैं अपील में जा चुका हूँ, तो जो 2 मैटर बचा है अभी उन दोनों मैटर का रिवीजन पॉसिबल है कि नहीं, एंड है तो कब तक है। अभी ध्यान से सुनना। अभी यहाँ पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हो गया। अभी अपीलेट अथॉरिटी के पास 1 साल का टाइम लिमिट रहता है एडवाइजरी टू पास द अपीलेट अथॉरिटीज ऑर्डर। ओके, अज्यूम करो इसने 2 साल लिए, 2 साल लिए, दैट इज इसने 15 अगस्त, 15 तो बंद रहता है, 14 लेता हूँ। ओके, 14 अगस्त 2026। इस दिन पर क्या आया, इस दिन पर अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया। ओके, अभी जो बचा हुआ 2 मैटर था, 2 मैटर जो पेंडिंग था, जो रिवाइज हो सकता था, वो कब तक रिवाइज हो सकता है, आंसर इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से 3 साल और अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से 1 ईयर, विच एवर इज लेटर। तो यहाँ पर आएगा 13 अगस्त 2027 और 15 सितंबर 2027, विच एवर इज लेटर। मतलब जो 2 मैटर पेंडिंग थे वो 2 मैटर कब तक रिवाइज हो सकते हैं, 15 सितंबर 2027 तक रिवाइज हो सकते हैं। क्लियर है पॉइंट, आया समझ में? आगे, एंड यहाँ पर भी वही है कि टाइम लॉस्ट बिटवीन द लोअर अथॉरिटी ऑर्डर एंड हायर अथॉरिटी ऑर्डर
शुड शैल बी एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? एक्सक्लूड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एओ, दैट इज द ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर, वो रुका हुआ था कि हायर अथॉरिटी का डिसीजन आएगा तो फिर मैं ऑर्डर पास करूंगा। तो जितना टाइम प्रॉपर ऑफिसर रुकेगा उतना टाइम लिमिट एक्सक्लूड होगा, ठीक है। एंड स्टे का जो टाइम लिमिट रहेगा वो भी एक्सक्लूड होगा इन कंप्लीशन ऑफ दिस 3 years टाइम लिमिट। ओके, आगे। एडिशनल एविडेंसेस। भी एडिशनल एविडेंस का मतलब क्या है? जो भी एविडेंस आप लोगों ने लोअर अथॉरिटी के पास सबमिट किया है वही एविडेंस आप लोग को हायर अथॉरिटी के पास भी सबमिट करना है वाइल अपीलिंग। ओके, अगर आप लोग अगर आप लोग को एडिशनल एविडेंस सबमिट करना है, आपको पॉसिबल नहीं। यू कैन नॉट सबमिट एनी एडिशनल एविडेंस बिफोर हायर अथॉरिटीज। समझ में? यू कैन नॉट सबमिट एनी एडिशनल एविडेंस बिफोर हायर अथॉरिटीज। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस। सबसे पहला एक्सेप्शन, अगर लोअर अथॉरिटी ने रेफ्यूज किया था कि भाई हम लोग एविडेंस नहीं लेंगे, तब आप लोग एडिशनल एविडेंस सबमिट कर सकते हो। सेकंड, लोअर अथॉरिटी ने आपसे मंगवाया था लेकिन आप सफिशिएंट कॉज की वजह से सबमिट नहीं कर पाए, तो भी आप सबमिट कर पाओगे अभी। आप खुद से सबमिट करना चाहते थे लेकिन कुछ सफिशिएंट कॉज की वजह से आप सबमिट नहीं कर पाए, या फिर लोअर अथॉरिटी ने आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया, ओके, सबमिट करने का मौका नहीं दिया एंड ऑर्डर पास कर दिया। तो इन चार केसेस में क्या हो जाएगा, आप लोग एडिशनल एविडेंस को सबमिट कर सकते हो। जो भी हायर अथॉरिटी एडिशनल एविडेंसेस आप लोगों से लेगा, वो एविडेंसेस को उसको लिख के लेना पड़ेगा कि क्यों, उसने रीजंस लेना पड़ेगा कि क्यों भाई एडिशनल एविडेंस सबमिट किया, ठीक है, व्हाई वी हैव टेकन एडिशनल एविडेंसेस। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रॉस एग्जामाइन करना पड़ेगा। अगर मैंने बोल दिया हायर अथॉरिटी को कि लोअर अथॉरिटी वाज नॉट टेकिंग माय एविडेंस, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हायर अथॉरिटी टू कंफर्म द सेम विथ लोअर अथॉरिटी। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, इट इज ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। जो भी पर्सन अपील के लिए रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, चाहे वो रेगुलर एम्प्लॉय हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, सीएस हो, जीएसटी प्रैक्टिशनर हो, ठीक है, तो कोई भी पर्सन ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। ओके, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स का ऑफिसर था जैसे एसीडीसी, जॉइंट कमिश्नर, कमिश्नर, तो ये लोग सब लोग रिप्रेजेंटेटिव कब बन सकता है? अगर इन लोगों ने सर्विस छोड़ दी तो क्या ये लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं कर सकते। कभी कर सकते हैं? जब सर्विस खत्म होने के बाद 1 साल कंप्लीट हो चुका हो। ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्वालिफिकेशंस। ये कहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन रहेगा टू रिप्रेजेंट? सबसे पहला, जो भी पर्सन गवर्नमेंट के सर्विस से निकाला गया है वो नहीं बन सकता। नेक्स्ट, जो भी कोर्ट से कन्विक्ट हुआ हो कोई भी ऑफेंस से रिलेटेड, ओके, जीएसटी में या फिर कोई भी लॉ में, तो उस पर्सन को रिप्रेजेंटेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। थर्ड, हु इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट बाय प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, ओके, उसने ऐसा कुछ क्राइम किया है जिसकी वजह से वो गिल्टी है, तो यहाँ पर वो तीनों केसेस में क्या हो सकता है, वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ही कैन नॉट बिकम ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। एंड लास्ट वन, हु हैज बीन एडजस्ड एज इंसॉल्वेंट। तो जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट है, दिस इंसॉल्वेंट पर्सन कैन नॉट रिप्रेजेंट टिल इंसॉल्वेंसी, ठीक है, जब भी उसका इंसॉल्वेंसी खत्म हो जाएगा देन ही कैन रिप्रेजेंट। ओके, आगे। अपील नॉट टू बी फाइल्ड इन सर्टन केसेस। अब ये जो 9th पॉइंट है, इट इज फॉर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट अपील फाइल कब नहीं कर सकता? डिपार्टमेंट अपील फाइल नहीं कर सकता जब सीबीआईसी ने अगर कोई मॉनेटरी लिमिट सेट किया है कि इस लिमिट के नीचे अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर है तो डिपार्टमेंट कैन नॉट अपील, ठीक है, पर वो लिमिट्स अब तक स्पेसिफाइड नहीं है। तो अगर वो लिमिट आ जाती है एंड अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर इस लिमिट से कम का है तो डिपार्टमेंट कैन नॉट फाइल अपील। ओके, अब डिपार्टमेंट अगर अपील फाइल नहीं कर रहा है, ओके, डिपार्टमेंट अगर अपील फाइल नहीं कर रहा है, तो क्या दूसरे असेसी के केस में भी अपील फाइल नहीं कर सकता? आंसर इज नो। दूसरे मैटर में अपील फाइल कर सकता है, प्रोवाइडेड पिछले मैटर में उसने मॉनिटरी लिमिट की वजह से अपील फाइल नहीं किया था। क्लियर? तो जो दूसरा असेसी है वो ऐसा नहीं बोल सकता कि आपने उस केस में तो अपील फाइल नहीं किया, सो यू हैव मेड योर डिसीजन। नहीं, समझ में आ रहा है? तो उस केस में नहीं किया क्योंकि लिमिट के अंदर था, इस केस में कर रहा हूँ क्योंकि लिमिट के ऊपर है। समझ में आया? क्लियर है पॉइंट्स? एंड जो भी अथॉरिटीज रहेंगी उनको एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है, दे शुड चेक दैट वेदर लोअर अथॉरिटी, that is whether lower authority has not appealed
where the department has not appealed only because of monetary limit and not because पोजीशन उन्होंने फिक्स कर लिया. ओके, सो अगर लॉ उन्होंने इस तरीके से इंटरप्रेट किया है इसलिए अपील फाइल नहीं किया, तो फिर दूसरे केस में भी अपील फाइल करने नहीं देंगे. लेकिन अगर अगर लॉ तो उनका सेम इंटरप्रिटेशन था, लेकिन मॉनेटरी लिमिट के वजह से वो लोगों ने अपील फाइल नहीं किया एक एसएससी में, पर वो दूसरे एसएससी में कर सकते हैं. समझ में? ओनली बिकॉज ऑफ मॉनेटरी लिमिट्स. समझ में? दैट्स इट विद दिस चैप्टर. अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर, विड्रॉल ऑफ अपील. ठीक है, कोई भी पर्सन जब भी अपील फाइल करेगा उसके बाद वो विड्रॉ कर सकता है. ठीक है, ही कैन विड्रॉ द अपील, कभी भी वो विड्रॉ कर सकता है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद अगर उसको विड्रॉ करना है तो अपीलेट अथॉरिटी का परमिशन लगेगा. ओके, उस परमिशन में वो विड्रॉ कर सकता है, लेकिन परमिशन कितने टाइम में आएगा? एक्नॉलेजमेंट के 7 डेज के अंदर अंदर. ठीक है, दैट्स इट विद दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच.